हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हिंदी शिक्षा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पूरी व्याख्या सहित कॉन्सेप्ट के साथ और जहां पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहां पर ट्रिक के साथ पढ़ाने वाली हूं। और मैं आपको एससीईआरटी, राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ सभी बुक से आपको आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न, अंतःयस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है। तो अगर आपने मेरी हिंदी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो केवल 2 ही क्लास मैंने हिंदी में पढ़ाई है, वो भी फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ाई है और पूरा सिलेबस दोनों वीडियो में ही कवर कर दिया है। तो 2 वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आधे आधे घंटे की वीडियो हैं। अब आप सोचो कि 1 घंटे में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल रहा है, तो आप जल्दी से जाइए और वहाँ पर पूरा सिलेबस आप एक एक पॉइंट अच्छे से मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है अभी तक या आप रिवीजन भी करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आधे आधे घंटे की क्लास है, यानी 1 घंटे में आप अपने पूरे सिलेबस को 1 घंटे में ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अंतःयस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है। तो अंतःयस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आपको पता है। अंतःयस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये हमारे क्या है? अंतःयस्थ व्यंजन है। ठीक है, कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और औ। ठीक है, ओ और औ, ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के स्वर हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई आपकी क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वो हम क्या कहते हैं? वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई वर्ड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं। तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपको बताया था मैंने सुबोपली। क्या बताया था? ट्रिक आपको ट्रिक बताई थी मैंने, सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा की भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। ये हिंदी भाषा को, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा की कौशल जो आपकी विधियां हैं वो कौन सी हैं। तो बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। ठीक है, यानी सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, ये आपके चारों होते हैं। तो आपका उत्तर है सा। अगला प्रश्न है वर्ड बा का उच्चारण स्थान है। तो वर्ड बा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओस्ट। वाह, बा, बा जैसे लगता है कि जब आप क्या बोलते हैं? पा, फा, बा, बा, इस तरीके से बोलते हैं तो देखिए आपकी होठ एक दूसरे को छूती हुई स्पर्श करती हैं। ठीक है, या स्पर्श करती हैं। तो वर्ड बा का उच्चारण स्थान क्या है? ओस्ट। क्या होता है? ओस्ट। तो उत्तर आपका क्या सही है? सा। अगला प्रश्न है आपका वर्ड ला का उच्चारण स्थान है। तो वर्ड ला का उच्चारण स्थान क्या होता है? वर्ड ला का उच्चारण स्थान होता है तालव। क्या होता है? तालव होता है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है? कंठ, तालव, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से पढ़ा है, तो क्या होता है? तालव होता है। तो उत्तर आपका है सा। क्या है उत्तर आपका? उत्तर आपका सा सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। तो ह्रस्व ध्वनि क्या होती है? ह्रस्व ध्वनि आपकी होती है, ह्रस्व के बारे में पूछा है तो ह्रस्व क्या है? छोटी ई। छोटी ई आपका ह्रस्व है। ठीक है, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और ये आपके दीर्घ होती है। और ह्रस्व क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। ह्रस्व क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो ये आपके 4 ह्रस्व होते हैं। तो ह्रस्व ध्वनि क्या होती है? छोटी ई। अगला प्रश्न है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ह्रस्व स्वर क्या नहीं है? छोटी, छोटी, छोटा आ, छोटा ऊ या बड़ा आ। तो आपको पता है बड़ा आ आपका क्या है? दीर्घ स्वर है, इसलिए ह्रस्व स्वर क्या नहीं है? बड़ा आ। बड़ा आ आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। तो उत्तर आपका क्या है? दा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, यानी शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किसके द्वारा होता है? वाचन शिक्षण के द्वारा यानी बोलने पर होता है, या लेखन शिक्षण यानी लिखित शिक्षा के द्वारा होता है, या आ और बात दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है शुद्ध उच्चारण आप बोलकर भी कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप शुद्ध उच्चारण यानी शुद्ध बोलकर भी कर सकते हैं शब्दों को और लिखकर भी कर सकते हैं। तो आपका उत्तर है सा, आ और बात दोनों। अगला प्रश्न है, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया, यानी कि ध्वनि के नियम को सबसे पहले किसने शुरू किया था या किसने प्रारंभ किया था? तो गियर्सन साहब ने ध्वनि के नियम को शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो आपको पता है कि आपकी हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं। कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18 बोलियां प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है, तो जब दा और या को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? धा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धा, ठीक है, बा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कई बार, अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया है, और हर एक स्वर को उच्चारण के स्थान पे जीभ के उच्चारण के स्थान पर होस्ट आकृति के आधार पर सभी के बारे में आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया है। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी बाधा या किसी अवरोध के करते हैं, और सेम यही डिफिनीशन बताई थी, और एक बताया था जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या है? स्वर। निम्न में से कौन असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, शा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है, और छा संयुक्त व्यंजन है। तो आपको पता है कि जो हमारा शा है ये ऊष्म व्यंजन होता है, यानी शा यानी आपका शा, शा और सा और हा ये आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन होता है। छ, त्र, ज्ञा और ये श्रा ये आपके क्या होते हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। फा आपका जो है ये ओष्ठ है, पा फा बा बा ये ओष्ठ होता है। ता आपका ओष्ठ व्यंजन नहीं होता है, ठीक है, ये आपका मूर्धा होता है। आगे बढ़ते हैं, चा वर्ग। चा वर्ग है, चा वर्ग क्या है? तालव, दंत, ओष्ठ या दंतोष्ठ। तो चा वर्ग क्या होता है? चा वर्ग जो होता है कंठ, तालव, फिर उसके बाद आपका तालव में क्या होता है? चा वर्ग शुरू हो जाता है। तो चा वर्ग आपका क्या है? तालव। तालव आपका चा वर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ड है? तो मैंने आपको बताया था एक लुंठित वर्ड और एक पार्श्विक वर्ड। तो पार्श्विक वर्ड आपका क्या होता है? ला होता है। और अगर यहीं पर आपका लुंठित वर्ड पूछ लिया जाता तो लुंठित वर्ड आपका क्या होता है? लुंठित वर्ड आपका रा होता है, ठीक है। तो पार्श्विक क्या होते हैं? ला। निम्न में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? तो आपको पता है उच्छिप्त व्यंजन केवल 2 ही होते हैं, मैंने आपको बताया था। क्या होता है? जिनके उच्चारण में क्या होता है? जीभ हमारी झटके से ऊपर उठ जाती है, उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा और डा, जैसे आप सड़क बोलते हैं, ठीक है, मेढक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञा को वर्णमाला में क्या आप मानते हो? ज्ञा को वर्णमाला में आप संयुक्त व्यंजन मानते हो। क्या मानते हो? संयुक्त व्यंजन मानते हो। कैसे? आप लिखते नहीं हो छा, जैसे आपके छा, त्रा, ज्ञा और श्रा ये आपके संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञा आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छा का निर्माण किन 2 वर्णों से के मेल से हुआ है? तो छा आपका का और शा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है, जिसमें का में आपका पहला आपका आधा वर्ड होता है, यानी का में हलंत लगेगा, और दूसरा आपका पूरा वर्ड होता है, यानी शा पूरा रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ड नहीं है? तो आपको पता है अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, ठीक है। तो इसमें क्या है? या दिया है, रा दिया है, ला दिया, लेकिन वा नहीं दिया, तो मा आपका अंतःस्थ व्यंजन नहीं होता है। उत्तर है आपका दा। अब अगला प्रश्न है, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है? का वर्ग से टा वर्ग को, चा वर्ग को, या पा वर्ग को। तो स्पर्श संघर्षी वर्ड किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ड हम चा को कहते हैं। जैसे चा बोलते, चा, छा, चा, छा, जा और झा। ऐसे लग रहा है कि आपकी जो वायु आप जो उच्चरित हो रही है वो क्या करती है? रगड़ती हुई या घर्षण करती हुई निकल रही है, इसीलिए हम इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका क्या है? चा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु या रेणु। तो आपको पता है जो रेणु होता है, रेणु, ये आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? कौन सा कंठ तालव्य है? ए चा छा या वा या ता था। तो आपको पता है कि कंठ तालव होता है, कंठोष्ठ होता है। कंठोष्ठ आपके ओ और औ होते हैं, कंठ तालव आपका क्या होता है? ए और ए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको अभी हमने बताया है कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। तो आ उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? का, हा, चा, पा। तो आपको पता है कि स्पर्श संघर्षी पूछा है, तो स्पर्श संघर्षी आपका क्या है? स्पर्श संघर्षी यहाँ पे पूछा है, तो चा आपका जो है वो स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर गलत दिया हुआ है, लेकिन आपका चा जो है वो स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, ये उत्तर गलत दिया, मैंने आपको बताया नहीं था कि चा, छा, जा, झा। ठीक है, ये आपके स्पर्श संघर्षी हैं, तो यहाँ पे उत्तर गलत दिया है। उत्तर आपका यहाँ पर होगा बा। अगला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मैंने आपको बताया था, वा का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ। अगला प्रश्न है, फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा का उच्चारण स्थान आपको बताया है मैंने, ओष्ठ होता है। क्या होता है? जैसे पा, फा, बा, भा, ये इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं, यानी आपकी होठें दोनों बोलने पर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? फिर से बता दे रही हूँ, शा, शा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। यहाँ पे पूछा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो शा भी है, सा भी है, रा भी है। सॉरी, यहाँ पे रा नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला सा होगा। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन नहीं है पूछा है, तो पा आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। वैसे यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन एक को सा कर देते हैं, तो अब हम कहेंगे कि पा जो है आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी जो दीर्घ स्वर जो आपके होते हैं इन्हें ही हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। एक मैं आपको समझा दे रही हूँ कैसे। जैसे कि आप छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर, यानी दो स्वरों को मिलाकर संयुक्त स्वर बनाते हैं, तो छोटा छोटा मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। तो ये आपका क्या होगा? संयुक्त स्वर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन है, कितनी बार आया है? आपको पता है वर्णमाला में 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। देखिए मैं कितनी मेहनत करके कितने अच्छे से आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ, कि पूरा डिटेल में पूरी व्याख्या सहित आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड होते हैं और उनका नाम क्या है। हर एक का नाम दे देकर, लिख लिख कर हर एक प्रश्न को मैं बता रही हूँ। किसी भी प्रश्न को बिना कॉन्सेप्ट, बिना क्लियर किए स्किप नहीं कर रही हूँ। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और खूब ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से आपको किसी ने पढ़ाया होगा कि एक एक प्रश्न को इस तरीके से हल कर करके बताएं। तो प्लीज़ जल्दी खूब सारा आप शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए और लाइक खूब सारा करिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, वर्ण या वर्ड शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? तो आपको पता है शा, शा, हा जो होते हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। तो यानी ये स्पर्शी और संघर्षी दोनों कहे जाते हैं। तो उत्तर आपका है आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे कहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपकी 52 होती है। ठीक है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और आपके 33 व्यंजन होते हैं इस तरीके से। ठीक है, 4 अंतःस्थ होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो सभी को आप जोड़ लीजिए तो 52 हो जाएंगे। फिर अगला है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन अब ये मैंने आपको बताया उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंस पद का चिन्ह क्या होता है? तो हंस पद का चिन्ह क्या होता है? हंस पद का चिन्ह ये होता है, इस तरीके से हंस पद का चिन्ह होता है। यानी जहां पर क्या होता है, जब भी आप किसी भी बात को, किसी भी चीज को लिखना, जब जहां पर आप भूल जाते हैं तो वहां पर हंस पद का प्रयोग करके आप उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्ध समृद्ध स्वर है। तो अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? ए और ओ आपका अर्ध समृद्ध स्वर होता है। क्या होता है? अर्ध समृद्ध स्वर होता है। ठीक है, समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है अपने नोट्स में। अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां जाकर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग क्या है? तो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग क्या होता है? जैसे देखिए, कुर्सी, मेज,
खड़क दवात। तो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग जो है वो है खड़क। क्या है? खड़क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य कौन नहीं है? टा ठा डा ढा होता है, तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है टा ठा डा ढा अड़ा। तो मूर्धन्य ध्वनि क्या नहीं है? ये आपकी जो दा है ये आपके उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। फिर अगला है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तालव, दंत, कंठ, ओष्ठ, ठीक है। तो ध्वनि का जो उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है? यहाँ पे दंत, ठीक है। ये प्रश्न हमें थोड़े गलत लग रहे हैं, तो इस प्रश्न को मैं स्किप करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा गलत मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर तो तालव्य भी होता है, दंत भी होता है, ओष्ठ भी होता है। तो ये थोड़ा प्रश्न मुझे डाउट हो रहा है कि प्रश्न शायद गलत ही लिख गया हो, तो इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दंतोष्ठ के उच्चारित होने वाले व्यंजन है। तो दंतोष्ठ में क्या क्या आता है? दंतोष्ठ में आपका आता है फा और वा। क्या आता है? फा और वा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ण को उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो आपको पता है का, खा, गा, घा, ये आपके उच्चारण स्थान जो है वो कंठ कहलाते हैं, लेकिन डा आपका उच्चारण स्थान नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है क्या है? आपका टाठा डाढ़ा होता है वहां पे। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो आपको पता है छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा आपका संयुक्त वर्ण होता है, लेकिन री आपका ये स्वर में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या होता है? निंदा करना, बुराई करना, अपकर्ष या अपकार। तो उपकार का विलोम क्या होता है, यानी उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार। आगे बढ़ते हैं, ऐश्वर्य का विलोम यानी ऐश्वर्य का उल्टा क्या होता है? वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता, विलासिता। तो ऐश्वर्य का विलोम यानी उल्टा होता है अनैश्वर्य। अगला प्रश्न है, ओजस्वी का विलोम। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज, कायर, आलसी, भीरू। तो ओजस्वी का उल्टा होता है निस्तेज। अगला प्रश्न है, करुण का विलोम क्या होता है? कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर, शीलवान। तो आपका जो करुण होता है, करुण का होता है निष्ठुर। अगला बढ़ते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? असली, सहज, निर्मित, प्राकृतिक। तो आपने देखा होगा कि कृत्रिम और प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बताइए, तो ऐसे ही आप पढ़ लेंगे कि कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अभिज्ञ का विलोम यानी उल्टा होता है अघ, ठीक है, अघ का अभिज्ञ होता है। अगला है, इष्ट का विलोम क्या होता है? तो इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। क्या होता है? अनिष्ट। अगला प्रश्न है, लघु का विलोम। तो लघु का क्या होता है? गुरु होगा। लघु का विलोम शब्द क्या होगा? गुरु। अगला प्रश्न है, पर्वत का समानार्थी क्या है? तो पर्वत का समानार्थी होता है कूट। क्या होता है? कूट होता है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पादप का होता है, या वृक्ष होता है, घन आपका बादल का होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका पर्वत का क्या होगा? कूट। विरोध का विलोम शब्द क्या होता है? तो विरोध का विलोम शब्द होता है समर्थन। क्या होता है? समर्थन करना। अगला प्रश्न है आपका, दिन का विलोम है। दिन का विलोम क्या होता है? दिन का विलोम आपका क्या हो जाएगा भाई? दिन का रात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची है। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? सहकार होता है। अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची आपका होता है देवासुर, यानी देव और असुर, सॉरी महिसुर होता है। क्या होता है? महिसुर। अगला प्रश्न है, तरंग का पर्यायवाची क्या होता है? तो तरंग का पर्यायवाची होता है ऊर्मी। क्या होता है? ऊर्मी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता है अग्नि का पर्यायवाची पावक, वैश्वानर और किशानु और अनल होता है, ठीक है, लेकिन अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं होता है, ठीक है, अनल होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची श्रांति नहीं है। पुष्कर, दिव्य और व्योम आकाश का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो माहेश्वता, महाश्वेता, वीणा पाणी, पद्मा, भारती। तो आपको पता है कि पद्मा जो है वो क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है, दिनेश, लेकिन निशाकर जो है ये आपका नहीं है, ये रात्रि का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारु, मंजूसा, मंजुल। तो मंजूसा जो आपका है ये आपका सुंदर का पर्यायवाची नहीं होता है।
ऊर्जा का समानार्थी क्या होता है? ऊर्जा का समानार्थी होता है तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता या ओज। तो ऊर्जा का समानार्थी आपका क्या होता है? ऊर्जा का समानार्थी होता है ओज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगाते हैं? जहाँ पे आप हर्ष करते हैं, जहाँ पर शोक मनाते हैं, जहाँ पर दुख होता है, जहाँ पर घृणा करते हैं यानी घिन करते हैं, तो इन सब में किसका प्रयोग करते हैं? तो इन सब में हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह क्या होता है? तो आपको पता है प्रश्न सूचक विराम इस तरीके से होता है, तो ये आपका है प्रश्न सूचक विराम। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतःयस्त नहीं है? तो अंतःयस्त मैंने आपको फिर एक बार बता दे रही हूँ, या, रा, ला, वा आपके अंतःयस्त होते हैं। अब तो आपको रट गए होंगे एकदम, तो इसमें बा जो आपका है ये अंतःयस्त व्यंजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है पाठ वस्तु विश्लेषण होता है तो एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का क्या होता है? विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं किसके माध्यम से? अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, या इन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं वो अवबोध और ज्ञान की दृष्टि दोनों से कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण की विधि क्या है? तो वाचन शिक्षण की विधि जो है वो आपकी संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि दोनों है। अगला प्रश्न है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है मनन शक्ति का विकास करना और तार्किक योग्यता का विकास करना। अगला प्रश्न है आपका 72 लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल। तो ये सभी आपकी जो लेखन शिक्षण यहाँ पे पूछा है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़े पल के लिए मैं भी कंफ्यूज हुई। तो लेखन शिक्षण की जो प्रमुख विधि होती है वो लेखन लिखने का कौशल कहलाती है। अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बोलने के कौशल, पढ़ने का कौशल और बा दोनों। तो वाचन में आप बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है, यानी किसी लिखी हुई चीज़ को आप बोलना उसे हम पढ़ना कहते हैं और बोलने को तो बोलना ही कहते हैं, तो दोनों आपका सही है। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? तो आपको पता है छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ह्रस्व स्वर नहीं है, तो इसमें बड़ा आपका ह्रस्व स्वर नहीं है, बड़ा आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। आगे बढ़ते हैं या, रा, ला, वा व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो कितनी बार बताया है कि या, रा, ला, वा व्यंजन अंतःयस्त व्यंजन कहलाते हैं। तो मैं इतने अच्छे से बार बार उसी को पढ़ाती जाती हूँ तो आपको रट जाता है। ये आपको मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो में एक बढ़िया सा आपको क्या होता है? आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड, दांत, पक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी ब्रह्मांड, दांत और पक्षी ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो लिपि विकास का जो पहला सोपान जो होता है वो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द अनुग्रह विग्रह हो गया। अगला प्रश्न है अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अब्ज का मतलब होता है शंख, कमल और कपूर, सभी होते हैं। अगला प्रश्न है का से मां तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है का से मां तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम जो का से लेकर जो मां तक होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम उदित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो अधीन, अधीन, आधीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अधीन जो है ये आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, स्वस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या उपरोक्त सभी में। तो जो मांटेसरी विधि का जो हम उपयोग करते हैं वो क्या कहते हैं? कर करके सीखना, ठीक है, लिख कर सीखना। तो लेखन शिक्षण में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, किसके संयोग से बनता है? का और शा के संयोग से बनता है। इसमें का आपका हलंत होगा और शा इस तरीके का शा, ठीक है, यानी दा आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो पर्वत का समानार्थी शब्द होता है कूट। क्या होता है? कूट। अगला प्रश्न है विरोध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विरोध का अनुरोध क्या होता है? सहायता। विलोम पूछा है ना, तो विरोध का सहायता होता है। विरोध का सहायता, अनुरोध होगा शायद, विरोध का अनुरोध, ठीक है। अगला प्रश्न है
शाह शाह साहा व्यंजन कहलाते हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अहि शब्द का अर्थ है, अहि का मतलब क्या होता है? अहि का मतलब होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो आपको पता है कि स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। जंगम का स्थावर, स्थावर का जंगम। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो कुमुदनी या कुमुदनी या कुमुदिनी या कुमुदनी या कुमुदनी। तो आपको पता है कि निम्नलिखित शुद्ध शब्द क्या है? कुमुदनी। बा आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। आप जो बोलते हो तो भाई वही तो लिखोगे, और आप एक वर्ड में दूसरे वर्ड का ही भ्रम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहा गया है ऐसा ही होता है कि आप एक भ्रम नहीं होगा। दूसरा आपका है जो चौथा है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्य एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जो शिरोरेखा का प्रयोग केवल अनावश्यक है, ये केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, एकदम गलत है। यही आपका उत्तर गलत है। ठीक है, शिरोरेखा का प्रयोग बहुत जरूरी होता है, इसका प्रयोग केवल अलंकरण के लिए ही नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका इसमें उत्तर सा सही है, यानी कि ये गलत है, लेकिन उत्तर पूछा गया है कि कौन संबंधित नहीं है, तो सा आपका संबंधित नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। फिर है वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से। तो हम क्या कहेंगे? वर्णमाला के क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सुव्यवस्थित संगठित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। डा और ढा वर्ड है, ये उच्छिप्त वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? उच्छिप्त वर्ड हैं। अगला प्रश्न है आपका, आनंद का विलोम शब्द क्या है? तो आनंद का विलोम शब्द क्या होता है? विषाद। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो आपको पता है शुद्ध वर्तनी श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? श्रृंगार। ये ध्यान रखिएगा, ये है, ये टेट में भी बहुत पूछा जाता है। नूतन का विलोम शब्द व टेट में ये पूछा जाता है। नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। अगला है या वर्ड है, तो या क्या है? आपका अंतःस्थ व्यंजन। मैंने आपको बताया या लावा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, तो सुंदर लेख। सुलेख किसे कहते हैं? सुंदर लिखने को हम सुलेख कहते हैं, यानी सुंदर लेखन को हम सुलेख कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा जो है वो आपका जा और इया से मिलकर बना है। तो देखिए 2 बार जा और इया दिया है, तो मैंने आपको बताया था पहले वर्ड में हलंत लगा होगा, यानी इस तरीके से पहले में हलंत लगा होगा, फिर दूसरा वर्ड आपका पूरा होगा, यानी पहला जो अक्षर होता है वो आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए आपका जा और इया यहाँ पर दोनों में दिया है, तो ये बा आपका उत्तर सही है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अत्युत्तम, अभ्युदय या अत्यधिक या अन्वयन। तो अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, आगे पढ़। तो चलिए यहीं तक आपका था। ये सब आपके थे हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।